Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग के सिलसिले का आज दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे गैस्ट्रुलेशन इन ह्यूमन। पिछले लेक्चर में आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फेजेस बताए थे। उसमें पहला फेज क्लीवेज है और उसके बाद फिर सेकंड फेज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन कैन बी डिफाइंड एज differentiation of embryonic germ layers। और ये embryonic germ layers कौन सी होती हैं? These embryonic germ layers are of 3 different types। जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के ऊपर 3 किस्म के टिश्यूज ओरिजिनेट होते हैं। उनमें एक आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज नोन एज एक्टोडर्म। उसके बाद फिर मिडल लेयर विच इज नोन एज मीजोडर्म और तीसरी इनर मोस्ट लेयर विच इज नोन एज एंडोडर्म। इन तीनों लेयर्स को एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स कहा जाता है। और जिन एनिमल्स की एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये 3 लेयर्स ओरिजिनेट हो उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। तो ह्यूमन एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। किसी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में ये तीनों लेयर्स एडल्ट स्टेज पर नजर नहीं आती। दीज 3 लेयर्स कैन ओनली बी विजिबल इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, बट जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस गुजर जाती हैं तो यही लेयर्स डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने इस वक्त अपनी बॉडी के अंदर एक्टोडर्म या मीजोडर्म या एंडोडर्म को देखना हो तो वो आपको डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम्स की शक्ल में नजर आएंगी। मिसाल के तौर पर नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से ड्राइव हुआ होता है, इसी तरह से मस्क्यूलर सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम मीजोडर्म से ड्राइव हुआ है और डाइजेस्टिव सिस्टम एंडोडर्म से ड्राइव हुआ और इसी तरह से और भी दूसरे सिस्टम ये इन लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। तो एडल्ट स्टेज पर ये लेयर्स हरगिज नजर नहीं आती। ये लेयर्स एम्ब्रियोनिक स्टेज पर डिफरेंशिएट होंगी और उसके बाद फिर फर्दर डेवलपमेंट के दौरान डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम्स में चेंज हो जाएंगी। तो गैस्ट्रुलेशन इन्हीं तीनों लेयर्स की डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इसको सेकंड फेज के तौर पर कंसिडर किया जाता है। और ये गैस्ट्रुलेशन ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर किस तरह से होती है ये बात अभी हमने ऑब्जर्व करनी है। गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस दरअसल फर्टिलाइजेशन के 15वें दिन पर स्टार्ट होता है, 15th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के 15वें दिन पर गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर स्टार्ट होता है। आपको याद होगा कि फर्टिलाइजेशन की जो साइट आपको बताई थी वो ओविडक्ट है। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में टेक प्लेस होती है। फर्टिलाइजेशन के दौरान जब ये ओवरी एग को रिलीज कर देती है तो ये एग ओविडक्ट के अंदर आ जाता है और ओविडक्ट के अंदर उस वक्त स्पर्म अवेलेबल होता है और स्पर्म के साथ इस एग की फर्टिलाइजेशन होगी और इस तरह से इन दोनों की फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो ये जाइगोट अब रफ्ता रफ्ता डिवाइड करने लगता है। इस जाइगोट में विद द पैसेज ऑफ टाइम डिवीजन टेक प्लेस होगी। जाइगोट एक सिंगल सेल से 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज से फिर ये 8 सेल स्टेज, इस तरह से ग्रेजुअली इसमें डिवीजन होती जाती है और यूं एक मैस की फॉर्म ये अटेन कर लेता है। दिस कॉम्पैक्ट मैस इज कॉल्ड मॉर्यूला। और बाद में जब ये कॉम्पैक्ट मैस इसके अंदर फर्दर डिवीजन और रीअरेंजमेंट होती है तो दिस कॉम्पैक्ट मैस बिकम्स अ हॉलो मैस और इस हॉलो मैस ऑफ सेल को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है इन केस ऑफ ह्यूमन। और इन केस ऑफ अदर एनिमल्स दिस हॉलो मैस ऑफ सेल इज कॉल्ड ब्लास्ट्यूला। ये सारे इवेंट दरअसल ओविडक्ट के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। उसके बाद अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट आप देख रहे हैं, दिस ब्लास्टोसिस्ट मूव टूवर्ड्स द यूट्रस और यूट्राइन कैविटी के अंदर जाकर
ये इम्प्लांट हो जाएगी। यूट्रस जो कि वॉर्म कहलाता है, यूट्रस की इनर लाइनिंग जो कि बहुत ज़्यादा थिकेंड होती है, विच इज़ नोन एज एंडोमीट्रियम, उस एंडोमीट्रियम के अंदर ये इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांटेशन का मतलब ये है कि यूट्राइन वॉल के साथ जाकर ये अटैच कर जाएगा। सो दिस स्ट्रक्चर मूव इनटू द यूट्रस और वहां पर जाकर इसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है, और जब ये यूट्राइन वॉल के साथ अटैच कर जाता है यानी इम्प्लांट कर जाता है, तो इसकी फर्दर डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर फिर टेक प्लेस होती है। इससे पहले आपने देखा कि ये दरअसल ओविडक्ट के अंदर ही ग्रो करता हुआ जा रहा था, लेकिन अब इसकी फर्दर जो डेवलपमेंट है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर टेक प्लेस होनी। तो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस भी दरअसल इम्प्लांटेशन के बाद स्टार्ट होता है। इम्प्लांटेशन से पहले ये ब्लास्टोसिस्ट बन चुका होता है, और ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस इनिशिएट होगा जब ये इम्प्लांट कर जाएगा। तो ये तकरीबन कोई 15 दिन गुजर चुके होते हैं फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हुए। हालांकि इम्प्लांटेशन 5 से 6 रोज में हो जाती है, लेकिन इम्प्लांट करते ही फौरन से ये गैस्ट्रुलेशन परफॉर्म नहीं होगी इसके अंदर, बल्कि अभी ये यहां पर फर्दर स्टेबल हो रहा होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर अपने आप को फिक्स कर रहा होता है, और उसके बाद फिर गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस तकरीबन 15वें दिन पर जाकर स्टार्ट होगा। यानी यूं समझ लें कि जब तीसरा वीक चल रहा होता है डेवलपमेंट का, तो उस थर्ड वीक के अंदर ये गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस परफॉर्म होना है। गैस्ट्रुलेशन किस तरह से परफॉर्म होगा, इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि ब्लास्टोसिस्ट का जो स्ट्रक्चर आपको बताया था, ब्लास्टोसिस्ट में इस तरह से एक आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है जो कि फ्लैटेंड सेल्स पर मुश्तमिल है। दिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्लैटेंड सेल इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, और इस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर 10 to 20 सेल्स का एक मैस एग्रीगेटेड होता है किसी एक एंड पर। दिस मैस ऑफ सेल इज कॉल्ड इनर सेल मैस, और जबकि आउटर कवरिंग इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। ये है आउटर कवरिंग, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट, और जबकि ये इनर सेल मैस जो कि 10 to 20 सेल्स पर मुश्तमिल है, इसे कहते हैं इनर सेल मैस। गैस्ट्रुलेशन के दौरान मेनली इनर सेल मैस कंट्रीब्यूट करता है। ट्रोफोब्लास्ट का गैस्ट्रुलेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रोफोब्लास्ट वैसे फर्दर ग्रो कर रही होती है, और बाद में इसी ट्रोफोब्लास्ट ने एक एम्ब्रियोनिक लेयर फॉर्म करनी होती है, एक एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्म करनी होती है, जिसे कोरियोन कहा जाता है, और उससे आगे चलकर फिर प्लेसेंटा स्टैब्लिश होता है। तो ट्रोफोब्लास्ट का गैस्ट्रुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस इनर सेल मैस से शुरू होगा कुछ इस तरह से कि ये इनर सेल मैस जो कि एक साइड पर एग्रीगेटेड मैस है सेल्स का, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर मजीद डिवीजन होती है और सेल्स की रीअरेंजमेंट होती है। फर्दर डिवीजन और रीअरेंजमेंट ऑफ सेल की वजह से इनर सेल मैस 2 सैक्स के अंदर तब्दील हो जाता है। यहां पर अभी ट्रोफोब्लास्ट के अंदर एक सिंगल कैविटी नजर आ रही है जो कि इनर सेल मैस को इनक्लोज नहीं किए हुए, बल्कि इनर सेल मैस ट्रोफोब्लास्ट के साथ एक एंड पर मौजूद है और बाकी सारा एरिया इस कैविटी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। लेकिन जब ये इनर सेल मैस फर्दर डिवाइड और रीअरेंज होगा तो ब्लास्टोसील खत्म हो जाएगी, और जबकि 2 फ्लूइड फिल्ड कैविटीज अपीयर हो जाएंगी। उन कैविटीज को कहा जाता है एमनियोटिक सैक एंड यॉर्क सैक। ये दोनों कैविटीज किस तरह से फॉर्म होती हैं, इसको हम डायग्रामेटिकली यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इनर सेल मैस के अंदर आप देखिएगा अभी कि सेल डिवीजन होगी, और सेल डिवीजन के नतीजे में पैदा होने वाले नए सेल्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे, और उनकी रीअरेंजमेंट से अब 2 सैक्स यहां पर स्टैब्लिश होंगे। पहले आपको एम्ब्रियो के अंदर सिर्फ एक ही कैविटी दिखाई थी, दैट कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील। लेकिन अब आप देखिएगा कि इनर सेल मैस में फर्दर डिवीजन और रीअरेंजमेंट से
अब दो कैविटीज अपीयर हो जाएंगी, दो फ्लूइड फिल्ड सैक्स अपीयर हो जाएंगे। इनर सेल मैस जब ये इस तरह से रीअरेंज होता है तो इसकी रीअरेंजमेंट से दरमियान में एक पार्टीशन बन जाती है और इसके अलावा बाकी सेल्स एक हॉलो सैक फॉर्म कर लेते हैं अपने अंदर, जबकि इसी तरह से जो रिमेनिंग पोर्शन था ब्लास्टोसील का वो भी एक सैक की फॉर्म अटेन कर लेगा। तो यूं इस तरह से दो कैविटीज, दो फ्लूइड फिल्ड सैक्स अपीयर हो जाएंगे। इन फ्लूइड फिल्ड सैक्स को कहा जाता है एमनियोटिक सैक, जो ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा है। एमनियोटिक सैक दरअसल एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट फ्लूइड इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। बाद में ये एमनियोटिक सैक एम्ब्रियो को अपने अंदर इनक्लोज कर लेता है और एमनियोटिक फ्लूइड एम्ब्रियो के गिर्द एक शॉक एब्जॉर्बर का रोल प्ले करता है। अभी आप फर्दर डेवलपमेंट में देखेंगे कि जिस तरह से फर्दर एम्ब्रियो फॉर्म होगा तो वो इस एमनियोटिक सैक के अंदर इनक्लोज होता रहेगा। बहरहाल इस एमनियोटिक सैक के फॉर्म होने के बाद जो दूसरा नीचे सैक आपको ओरिजिनेट होता हुआ नजर आ रहा है, दिस सैक इज नोन एज यॉर्क सैक। हालांकि ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर कोई यॉर्क मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये टर्म यहां पर यूज की जाती है। दरअसल यॉर्क सैक ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर वो पहली साइट है जहां पर आरबीसी की डेवलपमेंट होती है और उसके बाद फिर आरबीसी लिवर में प्रोड्यूस होते हैं और बाद में फिर जब बोन मैरो स्टैब्लिश हो जाता है तो वहां पर आरबीसी की प्रोडक्शन होती है। लेकिन अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब पहली बार आरबीसी बनना शुरू होते हैं तो वो यॉर्क सैक में बनते हैं। तो यॉर्क सैक और एमनियोटिक सैक इन दोनों को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एम्ब्रियो से ओरिजिनेट जरूर होती हैं लेकिन फर्दर डेवलपमेंट के दौरान ये एम्ब्रियो का पार्ट नहीं बनेंगी बल्कि एम्ब्रियो से अलग हो जाएंगी और एम्ब्रियो दरमियान में डेवलप होगा। इस वक्त एमनियोटिक सैक और यॉर्क सैक के दरमियान जो एक सेपरेटिंग वॉल आपको नजर आ रही है, दिस सेपरेटिंग वॉल इज नोन एज एम्ब्रियोनिक डिस्क। दरअसल ये एम्ब्रियोनिक डिस्क कंट्रीब्यूट करेगी इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। असल एम्ब्रियो इस एम्ब्रियोनिक डिस्क से ओरिजिनेट होना है। तो एम्ब्रियोनिक डिस्क जो शुरू में आपको एक सिंगल लेयर ऑफ सेल की फॉर्म में नजर आ रही है, इसके अंदर फर्दर डिवीजन होती है और ये सिंगल लेयर ऑफ सेल एक डबल लेयर ऑफ सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये डबल लेयर ऑफ सेल कैसे बनती है इसको भी हम डायग्रामेटिकली अगर यहां पे ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगी। तो इस तरह से ये जो सेंट्रल एम्ब्रियोनिक डिस्क है ये दो लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाती है। इसमें से जो अपर लेयर जो टुवर्ड्स एमनियोटिक सैक आपको नजर आ रही है, दिस अपर लेयर इज कॉल्ड एपीब्लास्ट, जिससे आगे चलकर दो जर्म लेयर्स ओरिजिनेट होंगी। एपीब्लास्ट से ना सिर्फ एक्टोडर्म ओरिजिनेट होनी है बल्कि एक्टोडर्म के साथ साथ मीजोडर्म भी यहीं से ओरिजिनेट होनी है। तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म का ओरिजिन एपीब्लास्ट से होता है और इसके मुकाबले में ये जो लोअर लेयर है टुवर्ड्स द यॉर्क सैक, दिस लेयर इज कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट फर्दर डेवलपमेंट में एक और जर्म लेयर फॉर्म करेगी, दैट जर्म लेयर इज नोन एज एंडोडर्म। इस तरह से ये तीनों जर्म लेयर्स दरअसल एम्ब्रियोनिक डिस्क से ओरिजिनेट होते हैं और बाकी जो एमनियोटिक सैक आपको इससे पहले बताया था और ये यॉर्क सैक, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बन जाएंगी जो बाद में एम्ब्रियो का पार्ट नहीं बनेंगी, एम्ब्रियो से अलहदा रहेंगी और कंप्लीट एम्ब्रियो इस सेंट्रल एम्ब्रियोनिक डिस्क से ओरिजिनेट होगा। इस एम्ब्रियोनिक डिस्क में आपने देखा कि दो लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म हो चुकी हैं, एक एपीब्लास्ट और दूसरा हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट जैसे आपको बताया कि एक्टोडर्म और मीजोडर्म फॉर्म करेगा और इसके अलावा हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म ओरिजिनेट होनी है। मजीद वक्त गुजरता है तो इन एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में गैप अपीयर होता है
और इस गैप के अंदर मजीद कुछ सेल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं और एक सेंट्रल डिप्रेशन और एक थिकनिंग डेवलप होना शुरू होगी जिसे कहा जाएगा पिरामिडल स्ट्रीक। अब ये चीजें कैसे डेवलप होती हैं इसको भी हम यहां पर डायग्रामेटिकली शो करते हैं। ये देखिए अब फर्दर डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियोनिक डिस्क की ये जो दोनों लेयर्स थी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, इन दोनों के दरमियान में गैप अपीयर हो जाता है। एपीब्लास्ट के अंदर एक डिप्रेशन अपीयर होती है और इस डिप्रेशन के साथ साथ एपीब्लास्ट से कुछ सेल्स डिवाइड होकर नीचे एक थिकनिंग फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अब ये नए सेल्स जो एपीब्लास्ट से ओरिजिनेट हो रहे हैं सेंट्रल गैप के अंदर ये एक थिकनिंग फॉर्म करते जा रहे हैं। दिस सेंट्रल थिकनिंग जो कि along the length of the embryo सेंटर से पास करेगी। आपको ऊपर यहां पर ये डिप्रेशन बनी हुई नजर आ रही है और डिप्रेशन के साथ साथ आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ ये एक थिकनिंग शो कर रही है ये जगह। दिस प्लेस इज कॉल्ड पिरामिडल स्ट्रीक। ये चीज पिरामिडल स्ट्रीक कहलाती है। पिरामिडल स्ट्रीक दरअसल ये एम्ब्रियो की एक सेंट्रल लाइन है जिससे एम्ब्रियो टू हाफ्स में डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी चूंकि ये बायलैटरली सिमेट्रिकल एम्ब्रियो है, ह्यूमन एम्ब्रियो या ह्यूमन बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल है, तो ये पिरामिडल स्ट्रीक असल में इस बायलैटरल सिमेट्री को इंडिकेट कर रही है कि ये दोनों हाफ्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और ये एक सेंट्रल लाइन है जो एम्ब्रियो को दो हाफ्स में डिवाइड कर रही है। यही पिरामिडल स्ट्रीक इस वक्त मेसोडर्म के तौर पर रिप्रेजेंट हो रही है। मेसोडर्म जब ओरिजिनेट होती है तो पिरामिडल स्ट्रीक की फॉर्म में ये ओरिजिनेट होती है, यानी आप पिरामिडल स्ट्रीक को ही दरअसल मेसोडर्म कंसिडर करेंगे। और इसके मुकाबले में जो रिमेनिंग सेल्स हैं एपीब्लास्ट के वो अब एक्टोडर्म कहलाएंगे। रिमेनिंग सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट आर नाउ नोन एज एक्टोडर्म। और जबकि पिरामिडल स्ट्रीक सेल्स मेसोडर्म को रिप्रेजेंट करें, मैंने अभी आपसे कहा था कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म ये दोनों दरअसल एपीब्लास्ट से ओरिजिनेट होती हैं, तो इस तरह से ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों एपीब्लास्ट से ड्राइव होने वाले ये दो लेयर्स फॉर्म हो गए। और नीचे की जानिब यॉर्क सैक की तरफ ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क की लोअर लेयर जिसे हाइपोब्लास्ट कहा था, ये हाइपोब्लास्ट अब एंडोडर्म के तौर पर रिप्रेजेंट होगी और इस एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा, इससे गट फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। ये एंडोडर्म फर्दर ग्रो करती चली जाएगी और यॉर्क सैक के अंदर की तरफ ये एक और कैविटी फॉर्म करेगी जो कि आगे चलकर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में तब्दील हो जाता है। यॉर्क सैक ये एम्ब्रियो से बाहर रहता है, ये एम्ब्रियो के अंदर इनक्लोज नहीं होता, बाकी पूरा एम्ब्रियो इन तीन लेयर से अब फॉर्म होगा। तो पिरामिडल स्ट्रीक मेसोडर्म की रिप्रेजेंटेटिव है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एपीब्लास्ट एक्टोडर्म का रिप्रेजेंटेटिव है और ये हाइपोब्लास्ट इसको अब मेसोडर्म कंसिडर किया जाएगा। तो आपने देखा कि एक्टोडर्म ये एक आउटर मोस्ट लेयर के तौर पर यहां पर नजर आ रही है क्योंकि ग्रेजुअली जब एम्ब्रियो ने फर्दर ग्रो करना है तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स और सिस्टम मेसोडर्म से ओरिजिनेट होंगे। एक्टोडर्म चारों तरफ से एम्ब्रियो को सराउंड कर लेगी यानी इसके जरिए स्किन बनेगी और जबकि एंडोडर्म इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बनना है जो कि बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा और इस तरह से पूरा एम्ब्रियो उसके गिर्द ग्रो कर जाएगा। और जैसे जैसे ये फर्दर डेवलपमेंट होनी है तो एमनियोटिक सैक ने भी ग्रो करते चले जाना है और ये सारा एम्ब्रियो जो यहां से ओरिजिनेट होगा ये इस एमनियोटिक सैक के अंदर इनक्लोज हो जाएगा। अभी हम आगे फर्दर डेवलपमेंट जब देखेंगे, फर्दर जो वीक्स आएंगे डेवलपमेंट के, उसके अंदर आपको ये बात आगे एक्सप्लेन की जाएगी कि किस तरह से ये एम्ब्रियो फिर एमनियोटिक सैक के अंदर इनक्लोज हो जाता है। तो जब ये एम्ब्रियो एमनियोटिक सैक के अंदर इनक्लोज हो जाएगा तो उस वक्त तक ये ट्रोफोब्लास्ट भी प्लेसेंटा एस्टैब्लिश कर चुके होंगे और एम्ब्रियो का अपनी मदर के साथ एक फिजिकल कनेक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्लेसेंटा डेवलप हो चुका होगा। तो ये प्रोसेस दरअसल गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। आपने देखा कि इस गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में किस तरह से
एक अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, वहां से आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से ये तीनों जर्म लेयर्स डिफरेंशिएट हुई हैं, और जब ये ब्लास्टोसिस्ट के बाद तीनों जर्म लेयर्स डिफरेंशिएट हो जाएंगी तो अब एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस्ट के बजाय गैस्ट्रूला कहा जाएगा। तो ये ब्लास्टोसिस्ट था, लेकिन जब ये तीनों जर्म लेयर्स डिफरेंशिएट हो गई, नाउ इट इज नोन एज गैस्ट्रूला। ब्लास्टोसिस्ट तो ओविडक्ट के अंदर फ्लोट करता हुआ आ रहा था, ओविडक्ट के अंदर मूव करता हुआ आ रहा था, और उसके बाद फिर इसकी इंप्लांटेशन हुई थी। लेकिन गैस्ट्रूला ये दरअसल यूट्राइन वॉल के साथ अटैच्ड होता है और इसकी फर्दर डेवलपमेंट भी यूट्राइन कैविटी के अंदर ही परफॉर्म होगी। ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट ये जो तीनों जर्म लेयर्स आपको बताइए, इनकी फेट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फर्दर जो आगे स्टेज है डेवलपमेंट की जिसे ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है, उस ऑर्गेनोजेनेसिस में ये तीनों लेयर्स डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम्स में स्टैब्लिश हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर एक्टोडर्म से जो ऑर्गन्स और सिस्टम्स बनेंगे, उन ऑर्गन्स और सिस्टम्स में सरेफेरिस्त थे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ये दरअसल एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। नर्वस सिस्टम के अलावा जो सिस्टम यहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, उन सिस्टम्स में इंटेगुमेंट्री सिस्टम या स्किन इंक्लूडेड है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम या स्किन सिस्टम, डर्मल सिस्टम भी इसे कहा जा सकता है, यह भी दरअसल एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होगा। और इसके अलावा एपिथीलिया ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग्स, जितनी भी एक्सटर्नल ओपनिंग्स की एपिथीलियल टिश्यूज हैं, एपिथीलिया, एपिथीलियम का प्लूरल है, तो एपिथीलिया ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग्स, ये भी सब एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होने वाले ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स हैं। जबकि एंडोडर्म से जो ऑर्गन्स और सिस्टम्स फॉर्म होते हैं, उन ऑर्गन्स और सिस्टम्स में सरेफेरिस्त थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जो ऑर्गन्स और सिस्टम्स एंडोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके अलावा जो एक्सेसरी ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे लिवर एंड पैंक्रियाज, वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी सिस्टम्स रह गए हैं, वो सभी सिस्टम्स दरअसल मीजोडर्म से ड्राइव होते हैं। तो मीजोडर्म की फेट क्या बताई जाएगी, बाकी जितने भी सिस्टम्स रह गए वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, मस्क्यूलर, स्केलेटल, या फिर जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम्स दरअसल मीजोडर्म से ड्राइव होते हैं। लिहाजा अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि व्हाट इज द फेट ऑफ एक्टोडर्म इन लेटर डेवलपमेंट, या व्हाट इज द फेट ऑफ एंडोडर्म इन लेटर डेवलपमेंट या मीजोडर्म, तो ये तीनों लेयर्स दरअसल एडल्ट स्टेज में आपको नजर नहीं आएंगी। ये तीनों लेयर्स एडल्ट स्टेज तक ये कन्वर्ट हो चुकी होती हैं, डेवलप हो चुकी होती हैं इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम। तो इन तीनों लेयर्स का डिफरेंशिएट होना दरअसल गैस्ट्रुलेशन कहलाता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक था। और साथ आपको ये फेट भी बता दी है इन तीनों लेयर्स की, ताकि आगे हम जब ऑर्गेनोजेनेसिस का जिक्र करें तो आपको ये पहले से माइंड में हो कि इन तीनों लेयर से कौन कौन से ऑर्गन्स और सिस्टम्स बनने। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम फिर ऑर्गेनोजेनेसिस के हवाले से बात करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.